दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं केडी कैंपस यूट्यूब चैनल बाय जेपी सर। हम हैं जेपी सर। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद है कि शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। जहां कहीं पर होंगे स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। आपके पढ़ाई का काम बेहतर तरीके से चल रहा होगा और किसी भी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा। तो दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि मेंडल के इस बैच में हम लगातार मेंडल्स के रूल का पोस्टमार्टम कर रहे हैं और आपको पता है कि मेंडल के 3 नियम में से हमने 2 जो रूल्स हैं, जो लॉ हैं, उनका हम पोस्टमार्टम ऑलरेडी अपने पिछले वीडियोज़ में बहुत बेहतरीन तरीके से के साथ किया हूँ। हमने किसी भी एंगल को छोड़ने का प्रयास नहीं किया हूँ। हमारी पूरी कोशिश थी कि जहाँ से भी प्रश्न मेंडल के लॉ से आने की संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटीज़ है, जहाँ से पूछे गए हैं, उन सभी एरियाज़ को हम कवर करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। तो दोस्तों हमने ढेर सारे मेंडल्स पर हमने ढेर सारी वीडियोस, आपका लेक्चर वाइज लेक्चर हमने कंप्लीट किया हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ यह अन्य लोगों तक इसे शेयर करने का प्रयास करें, क्योंकि हो सकता है कि इस छोटी सी पहल से एक बहुत बड़ी चीज़ें आपके हाथ लग सकती हैं। क्योंकि जब परीक्षाओं में असफलता हासिल होती है तो वह दूरियां बहुत मात्र कम होती हैं। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन की दूरियां होती हैं। और जब हमें यह रियलाइज़ होता है कि हो सकता था कि ये बात वहाँ से हमारे लिए कंफर्टेबल थी या हमारे लिए ज़रूरी थी, अगर हम उसे पूरा कर लिए होते शायद बेहतर हुआ होता। क्योंकि हम उसी पक्ष का भुक्तभोगी हूँ। हम भी लगातार 2 4 1 5 क्वेश्चन से दूरियां, सफलता हमसे दूरी बना रखी है। इसीलिए हमने कोशिश कर रहा है कि उन सभी डायमेंशन को आप तक शेयर करने का एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से प्रयास करूं। दोस्तों याद रखिएगा, जब भी आपको असफलता हासिल हो तो निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर असफलताएं हमें एक एनर्जी से ओत-प्रोत करती हैं। बस उसे ग्रैब्स करने की डायरेक्शन क्या है, इंटेंशन क्या है, वहाँ पर मतलब उस तरीके का होता है। अगर आप उस असफलता को पॉजिटिव वे में ग्रैब्स करते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर छुपी हुई एनर्जी कहीं ना कहीं आपको सक्सेस की ओर आगे ले जाएगा। हमने तमाम ऐसे विद्यार्थियों को, सहपाठियों को और कैंडिडेट्स को देखा हूँ जो लगातार असफल होते तो ज़रूर हैं, लेकिन वो उस असफलता के चक्कर में अपनी आपा खो बैठते हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि अभी हम आपको अगर एक चीज़ किसी दिन चर्चा करेंगे, सफलता और असफलता की दूरियों के बीच कितना बड़ा डिफरेंसेस होता है, हम उस पर बात करेंगे। लेकिन दोस्तों आज हमने कहा कि मेंडल्स के एक लॉस जो कि अभी पिछले हिस्से में बचा हुआ था, हमने उसको डिस्कस करने के लिए आज एक वीडियोस के माध्यम से आपके साथ जुड़ना चाहता हूं। हम उनसे निवेदन करते हैं कि जो वीडियोस देखते हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको लगता होगा कि ज़रूर हम आपको खेल खेल में चीज़ों को सिखाने का एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से प्रयास कर रहा हूँ। याद रखिएगा, जब मेंडल के 2 लॉ को हमने डिस्कशन किया है और उसमें जो भी एक्सेप्शन रहे उसका भी डिस्कशन हमने आपसे कर लिया है, लेकिन आज जो 3rd लॉ है, इस 3rd लॉ का हम पोस्टमार्टम करेंगे और इस तरीके से मेंडल के तीनों लॉ का पोस्टमार्टम बहुत बेहतरीन तरीके से आपके साथ और आपको आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये सब बातें हमारी समझ में आते हुए हम थोड़ा से बातों को छोड़ते हुए हम सीधा टॉपिक पर आने का प्रयास करते हैं। हम इस टॉपिक को शुरू करने से पहले कुछ बातें आपसे डिस्कस करूंगा और हमने इसे पिछले वीडियोस में भी बहुत बेहतरीन तरीके से इसे डिज़ाइन करके हमने डिस्कशन किया है। आप वहां पर जाकर के उसे देख भी सकते हैं। लेकिन उससे पहले कि हम इस पर एक बार फिर से डिस्कशन करूंगा, क्योंकि इस टॉपिक में वो रिलेवेंट है, इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम उसका डिस्कशन करेंगे आपसे। तो आइए देखते हैं क्या है टॉपिक और क्या डिस्कशन है। तो आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं मेंडल्स के 3rd लॉ को। तो आज का टॉपिक दोस्तों होगा मेंडल्स 3rd लॉ। मेंडल्स 3rd लॉ
तो क्या है मेंडल्स थर्ड लॉ, आइए हम इससे डिस्कशन करते हैं। इस लॉ का नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये है मेंडल का थर्ड लॉ। हिंदी में कहते हैं स्वतंत्र अपव्यवहन का नियम। ठीक है, देखिए हमने दो टर्म्स के बारे में आपसे बात किया था। एक टर्म्स था आपका मोनोहाइब्रिड और एक टर्म था आपका डाईहाइब्रिड। तो जो लॉ ऑफ डोमिनेंस था उसमें आपने, मोनोहाइब्रिड का मतलब होता है कि जब आप क्रॉस एक पेयर्स कैरेक्टर को ध्यान में रखकर कराते हैं तो उसमें क्या आता है, उसमें वन पेयर कैरेक्टर को हम कंसीडर करते हैं, किसमें, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। लेकिन डाईहाइब्रिड क्रॉस में हम टू पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को ध्यान में रखते हैं। याद रखिएगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम वन पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को ध्यान में रखते हैं, जबकि डाईहाइब्रिड क्रॉस में हम टू पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को ध्यान में रख करके क्रॉस कराते हैं। देन आफ्टर हम उसके संतान या ऑफस्प्रिंग को डिटरमाइन करते हैं, देखते हैं। तो अगर हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करें तो सबसे पहली बात यह है कि इस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में जो मेंडल साहब थे, मेंडल साहब ने टू पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को ध्यान में रखा था। तो पहला स्टेटमेंट यही हो जाएगा कि इन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मेंडल कंसीडर्ड टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। ठीक है, मेंडल दरअसल ये प्रयोग कराना क्यों चाहते थे, मेंडल ने दो पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को ही डिटरमाइन क्यों किया, कंसीडर क्यों किया, इसके पीछे लॉजिक क्या था, इसके पीछे लॉजिक क्या था मेंडल का, हम बताते हैं लॉजिक क्या है। मेंडल चाहते थे, क्या चाहते, मेंडल क्या चाहते थे, ऑब्जर्वेशन करना चाहते थे कि इसमें अगर हम टू पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को ध्यान में रख के क्रॉस कराते हैं तो इसमें जो डोमिनेंट ट्रेट्स है वो किस तरीके से जो रिसेसिव है उसके ऊपर अपना प्रभाव दिखाता है। दरअसल मेंडल अपने इस लॉ ऑफ डिपेंडेंट असॉर्टमेंट पे यही देखना चाहते थे, यही ऑब्जर्व करना चाहते थे। तो मेंडल ने फिर क्या किया, कैसे उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया, तो आइए दोस्तों देखते हैं। बहुत बेसिक चीज़ों से हम आपको एकदम बताने का एकदम प्रयास कर रहा हूँ। आप बहुत बेहतरीन के साथ एकदम धीरे धीरे चीज़ों को समझने का एकदम प्रयास करें। तो यह हो गया मेंडल्स टू पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को अपने इस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में कंसीडर करते हैं। अब दो पेयर हो गया, तो इसका मतलब एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि टू पेयर्स मतलब अब कैसा क्रॉस होगा भैया, कैसा क्रॉस होगा बताइए, मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड, भैया ये डाईहाइब्रिड क्रॉस होगा। कैसा होगा, डाईहाइब्रिड क्रॉस होगा। अब आपसे यही प्रश्न पूछ सकता है कि हु इज द एग्जाम्पल ऑफ डाईहाइब्रिड क्रॉस। अब उसमें एक ऑप्शन दे देगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डाईहाइब्रिड क्रॉस का एग्जाम्पल है, एकदम नोट कर लीजिएगा, ध्यान से एकदम इसे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें हम हमेशा टू पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को ध्यान में रख करके हम क्रॉसिंग कराने चल रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा।
तो अगर हम कहें कि मेंडल्स का थर्ड लॉ, तो मेंडल्स के थर्ड लॉ ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंतर्गत। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का एग्जांपल कौन हुआ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो आइए दोस्तों चलते हैं आगे, देखते हैं कि मेंडल ने किस तरीके से कैरेक्टरों को कंसीडर किया और अपने इस प्रयोग को आगे बढ़ाने का काम किया है। जो चीज़ें छोटी छोटी बातें हैं, उस बातों से आपको जोड़ने का एकदम बेहतरीन तरीके से प्रयास कर रहा हूँ। ये चीज़ें आप जानते हैं, हमें यही बताना था। चलिए देखिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करते रहे। तो आइए दोस्तों, हुआ क्या, मेंडल ने इस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में 2 पेयर्स जो करेक्टर हैं, जो ट्रेड्स हैं, उसे कंसीडर किया और कंसीडर करके अपने प्रयोग को, अपने एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाने की कोशिश किया। थोड़ा चाय रख दो भाई, चाय रखो। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मेंडल ने अपने इस प्रयोग में सबसे पहले उन्होंने कंसीडर किया कलर ऑफ कॉटिलिडन, कलर ऑफ कॉटिलिडन। पहला उन्होंने करेक्टर कॉटिलिडन को कलर के लिया और दूसरा उन्होंने क्या लिया, सीड के फॉर्म को, सीड फॉर्म को। ध्यान से रखेंगे, 2 करेक्टर कंसीडर किया है। एक करेक्टर कंसीडर किया है कलर ऑफ कॉटिलिडन को और दूसरा किसको कंसीडर किया है, सीड फॉर्म को। अब इस कलर ऑफ कॉटिलिडन में जो इसके कंट्रास्टिंग कलर हैं उसको उन्होंने क्या किया, कंसीडर किया और इसमें भी इन्होंने सीड के फॉर्म में भी इसे 2 तरीके के सीड के करेक्टर को उन्होंने क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट में कंसीडर किया। इन्होंने कलर ऑफ कॉटिलिडन में एक तरीके जहां पर येलो को कंसीडर किया और दूसरे को क्या किया, ग्रीन कंसीडर किया। इसका मतलब कि एक प्लांट उन्होंने कॉटिलिडन येलो वाले लिया और दूसरा कौन सा लिया, ग्रीन वाला लिया। और दूसरे यहाँ जो सीड फॉर्म वाली कंडीशन थी, सीड फॉर्म के कंडीशन में मेंडल ने 2 तरीके के सीड के पौधों को कंसीडर किया। एक को उन्होंने किया राउंड का और दूसरा उन्होंने क्या किया, रिंकल्ड का किया। यहाँ तक आपको बात समझ में आना चाहिए। येलो को उन्होंने कहा कैपिटल वाई और ग्रीन को इसने कहा स्मॉल वाई, राउंड को इन्होंने कहा कैपिटल आर और रिंकल्ड को इन्होंने क्या कहा, स्मॉल आर कहा। और इस तरीके से इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में इस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया। यहाँ तक आपको समझ में आई होगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ तक आपको चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होंगी। अगर आपको किसी भी तरीके का दिक्कत हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाकर के वहाँ हमें पूछ सकते हैं। इस तरीके से आप देख लीजिए। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, जो डोमिनेंस वाले कैरेक्टर थे उसे एक साथ किया और जो रिसेसिव वाले थे उसे उन्होंने क्या किया, एक साथ किया। तो इन्होंने पहले कहा कि भैया हम एक बार राउंड और येलो लेते हैं, मतलब ये हो गए आपके डोमिनेंस। और दूसरी उन्होंने क्या बनाया, हम रिंकल्ड लेते हैं और ग्रीन लेते हैं। तो ये हो गया आपका राउंड येलो और ये क्या हो गया आपका रिंकल्ड ग्रीन। ये नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसका काम खत्म हो गया, मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड काम खत्म हो गया। अब हम आगे चलते हैं। अब अगर हम इसे देखें, अगर हम आर को जीन, आर इस सबको जीन कंसीडर करें, इनको अगर हम जीन कंसीडर करें इस तरीके से अगर हम जीन कंसीडर करें तो आपको पता है कि अगर ये आपके होमोलॉगस क्रोमोसोम हैं,
ये भी आपके होमोलॉगस क्रोमोसोम है। तो किसी होमोलॉगस क्रोमोसोम में ये इसका बीच वाला भाग सेंट्रोमियर होता है। ये सभी भाग कौन से सेंट्रोमियर हैं। और यहाँ पर है इस तरह इसको कंसीडर करते, ये हो गया एक कैपिटल आर, ये हो गया कैपिटल वाई, ये हो गया कैपिटल आर और ये हो गया कैपिटल वाई। अगर इसे कंसीडर करें तो ये हो गया स्मॉल आर, ये हो गया स्मॉल वाई और ये हो गया स्मॉल आर और ये क्या हो गया स्मॉल वाई हो गया। इतना बात समझ में आपको आना चाहिए। ये किसी होमोलॉगस क्रोमोसोम पर इस जीन का जो है, इस फैक्टर का, इस एलिमेंट का, इस बेस का क्या है अरेंजमेंट। यहाँ तक आपको बातें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि सारी खेल इसी का आपके आगे देखने के लिए मिलने वाला है। ठीक है। अगर जब आप इसे सेपरेट करेंगे इस तरीके से, आप इसे सेपरेट भी कर सकते हैं। ये बन गए आपके गैमेट। ये क्या बन गए गैमेट बन गए। और गैमेट बनेंगे कब, मियोसिस के दौरान। मियोसिस से क्या बनेगा गैमेट बनेगा। और यहाँ पर भी क्या होगा मियोसिस होगा। इस मियोसिस से क्या बनेगा गैमेट्स बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा गैमेट्स बनेगा। तो ये हो गया कैपिटल आर, ये हो गया कैपिटल वाई और ये हो गया कैपिटल आर और ये हो गया कैपिटल वाई और ये हो गया स्मॉल आर, ये हो गया स्मॉल वाई, ये हो गया स्मॉल आर और ये हो गया स्मॉल वाई। ये बन गए आपके गैमेट्स। ये सभी क्या हैं गैमेट्स हैं। दोस्तों हमें पूरी उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, क्योंकि ये बहुत बेसिक बातें हैं और इसका डिस्कशन हमने अभी पिछले वीडियोस में कई वीडियोस में करते भी आया हूँ। तो मैंने कहा कि इस तरीके से जो ये जीन है, फैक्टर है, एलिमेंट है, वो किसी होमोलॉगस क्रोमोसोम पर क्या है अरेंज है। अगर आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी तो बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप थंब अप जरूर करें, लाइक जरूर करें और शेयर तो करना भूलें ही मत। तो दोस्तों आइए आगे चलते हैं। तो दोस्तों हमने कहा कि ये गैमेट्स बने आपके। इस गैमेट को इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये गैमेट्स है आपका कैपिटल आर, ये हो गया कैपिटल वाई, ये हो गया ये हो गया कैपिटल आर, ये हो गया कैपिटल वाई, ये हो गया स्मॉल आर, ये हो गया स्मॉल वाई, ये हो गया स्मॉल आर और ये हो गया स्मॉल वाई। अब इनके बीच हम क्या कराते हैं क्रॉस कराते हैं। इनके बीच हमने क्या करा दिया क्रॉस करा दिया। जब इनके बीच हम क्रॉस कराएं तो हमें क्या मिला, देखिए इसका क्रॉस हमने इसके साथ कराया तो आपको क्या मिला कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हो गया कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हो गया कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये हो गया कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसके साथ कराइए, ये भी क्या मिला कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसके साथ कराइए, ये क्या बना कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये क्या बना, ये भी बना कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये सभी क्या बन गए इसके ऑफस्प्रिंग बन गए। और ये कौन सा जनरेशन चल रहा है, ये चल रहा है F1 जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन चल रहा है। अब आपसे यहाँ से प्रश्न पूछे कि फर्स्ट फिलियल जनरेशन में जो गैमेट्स थे वो किस फॉर्म में थे, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। किस में थे हेट्रोजाइगस में है। आप यकीन ना हो तो देख लीजिए, है कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। किस कंडीशन में है हेट्रोजाइगस की कंडीशन में। स्मॉल आर स्मॉल वाई और स्मॉल वाई किस कंडीशन में है हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, क्योंकि आपको पता है कि अगर कैपिटल आर है, अगर इस तरीके से कैपिटल आर स्मॉल आर जहाँ पर भी होगा तो इसका मतलब ये है कि कैपिटल आर स्मॉल आर पर डोमिनेंट है। इसका मतलब ये है कि स्मॉल आर के एक्सप्रेशन को ये सप्रेस करेगा, इसे एक्सप्रेस होने नहीं देगा। तो यहाँ पर अगर कैपिटल आर है तो हम इसे कह सकते हैं कि ये कैसा है, कैपिटल आर राउंड है तो ये सीट कैसा होगा, ये हो गया राउंड। अगर जहाँ कहीं पे कैपिटल वाई स्मॉल वाई साथ आ गए तो समझ लीजिएगा कि इस कैपिटल वाई
स्मॉल वाई के कैरेक्टर को शो नहीं होने देगा। इसका मतलब ये है कि ये जो कैपिटल वाई है इसका कैरेक्टर शो होगा। और हमने कैपिटल वाई को क्या कंसीडर किया था दोस्तों? हमने कंसीडर किया था कि भैया ये जो कैपिटल वाई कैसा है, येलो है। तो अगर आप F1 जनरेशन में देखें कि सभी प्लांट्स, ऑल प्लांट्स इन F1 जनरेशन आर ऑफ कौन सा भैया? येलो एंड राउंड। F1 जनरेशन इन मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में इन F1 जनरेशन ऑल प्लांट आर ऑफ येलो एंड राउंड इन कंडीशंस। यहाँ तक आपको बात बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है वीडियो तो आप थंब अप करना एकदम ना भूलें। चलिए आगे चलते हैं। अगर यहाँ तक समझ में आया तो आप इसे उतार सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। मेंडल ने कहा कि भैया चलिए ठीक है, F1 जनरेशन में सभी प्लांट हम मान लिए कि कैसे हैं, F1 जनरेशन के सभी प्लांट येलो और राउंड है। तब उन्होंने कहा कि भैया अभी तो एक्सपेरिमेंट पूरा नहीं हुआ, ऐसा करिए कि जो F1 जनरेशन के प्लांट्स येलो और राउंड मिले हैं आप उन्हें एक बार थोड़ा सेल्फ क्रॉस कराइए तो देखिए क्या मिलता है। तो मेंडल ने कहा, क्या कहा कि एन F1 जनरेशन प्लांट अगेन सेल्फ पॉलिनेशन अकर्स। F1 जनरेशन के प्लांट्स में हम फिर एक बार क्या कराते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं। और सेल्फ पॉलिनेशन करा करके जो भी उसके कैरेक्टर्स आ रहे हैं हम उनका स्टडी करते हैं, देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो ये हुआ कि चलो ठीक है भाई, F1 जनरेशन के प्लांट्स के हम सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं। तो आप बताइए कि F1 जनरेशन में जो प्लांट्स मिले थे वो कैसे थे? हमने कहा कि भैया कैसे थे, येलो और राउंड थे। इसका मतलब ये हो गया कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये हो गया कैपिटल वाई और स्मॉल आई। ये हो गया आपका येलो और राउंड। कैसा है? येलो है और क्या है, राउंड है। अब ये कौन, अगर हम इसको पूछे कि इसकी क्या कंडीशन है तो ये भी किस कंडीशन में है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। किस कंडीशन में? हेट्रोजाइगस में है। और दूसरा कहा कि इन्होंने कहा कि सेल्फ पॉलिनेशन कराना है, तो ये भी कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये भी कैसा है, येलो और राउंड है। यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे चलें। चलिए आइए देखिए, अब इसके हम गैमेट्स को बनाते हैं, इसके गैमेट्स को और इसके गैमेट्स को बनाते हैं। हमने कहा कि यह है कैपिटल आर, यह है स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। हम इन दोनों कैरेक्टरों के बीच में ही आपस में पहले गैमेट्स बनाते हैं। हमने कहा कि हम यहाँ पर क्या करेंगे कि कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई को करेंगे, तो ये हो गया कैपिटल आर कैपिटल वाई। फिर इसे कैपिटल स्मॉल आर, ये हो गया कैपिटल आर स्मॉल वाई। ये हो गया स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई। और ये क्या हो गया, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये हो गया गैमेट्स। ऐसे इसको बनाना है। ये भी क्या बनेगा, सेम इसी तरीके से बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये देखिए ये गैमेट्स बन गए। आपको पता है कि जब हमने पिछली वीडियोस में, पीछे जाइए, हमने रीजेंट और पनेट को बताया था कि रीजेंट और पनेट ने
मेंडल्स के इस एक्सपेरिमेंट में एक बोर्ड बनाते हैं जिसका नाम है चेकर बोर्ड, और उस चेकर बोर्ड का काम क्या है, हमको कैरेक्टर को पढ़ने में बड़ी आसानी और मदद प्रदान करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिर जो चेकर बोर्ड है उसके सहारे हमें इसे अरेंजमेंट करने का कोशिश किया गया, और उसमें कहा गया कि एक बार मेल को आप हॉरिजॉन्टल और फीमेल को आप ट्रांसवर्स के कंडीशन में अरेंज करिए, और फिर उनके बीच क्रॉस करा करके क्या कुछ F2 जनरेशन में मिलता है, आप उसका स्टडी बड़े इजी वे में, बड़ी आसानी वे में कर सकते हैं। तो आइए देखिए, अब पूरा आ रहा होगा। हाँ ठीक है, इतना काम हो जाएगा। हमने कहा कि 4 गैमीट्स हैं, इसका मतलब है कि हम इसे इस तरीके से 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, यहाँ पे हो गया मेल और यहाँ पे हो गया फीमेल। ये क्या है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये क्या है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ये हो गया अरेंजमेंट। अब इसका क्रॉस कराइए, ये हो गया कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई, इसका इसके साथ कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका इसके साथ कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, इसका इसके साथ ये हो गया कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये ठीक। अब इसका इसके साथ ये हो गया कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका इसके साथ ये हो गया कैपिटल आर स्मॉल वाई, इसका इसके साथ कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका इसके साथ ये हो गया कैपिटल आर स्मॉल वाई, इसका इसके साथ कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसका इसके साथ कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसका इसके साथ स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये हो गया आपका स्मॉल आर कैपिटल वाई। ठीक, यहाँ सॉरी, ये है आपका कैपिटल वाई, यहाँ देखिए कैपिटल वाई। अब इसका इसके साथ कराइए कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसका इसके साथ कराइए कैपिटल आर स्मॉल वाई, इसका इसके साथ कराइए स्मॉल आर कैपिटल वाई, इसका इसके साथ कराइए स्मॉल आर और स्मॉल वाई। तो हमने कहा ये कौन सा जनरेशन है, ये F2 जनरेशन है। कौन सा जनरेशन है, F2 जनरेशन में। ठीक है, तो देखिए और इसे ड्रा करिए। इसके बाद हम इसमें एक एक आपको दिखाते हैं कि कौन कितना रेशियो में मिलता है। ठीक है, देखिए इस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में मेंडल ने 4 तरीके की सीड को देखा, प्लांट्स को देखा। उन्होंने सबसे पहले देखा कि राउंड एलो को देखा, उन्होंने राउंड रिंकल्ड को देखा, उन्होंने राउंड एलो को देखा, राउंड रिंकल्ड को देखा, मेंडल ने अपने इस एक्सपेरिमेंट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में जब उन्होंने F1 जनरेशन में सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो उन्होंने
F2 जनरेशन में 4 तरीके के प्लांट्स को देखा और उनके फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो को भी उन्होंने क्या किया, सेपरेट किया और सेपरेट करके उसको स्टडी किया। तो अब वो 4 तरीके के कौन से प्लांट F1 जनरेशन में मेंडल्स को मिले हैं, हम उन्हीं के बारे में आपसे बात कर रहे हैं। हमने कहा कि मेंडल ने F1 जनरेशन में येलो राउंड को पाया और क्या पाया, उन्होंने येलो रिंकल्ड को पाया। तो उन्होंने येलो राउंड और येलो रिंकल्ड को पाया और उन्होंने अपने इसी F2 जनरेशन में उन्होंने ग्रीन राउंड और ग्रीन रिंकल्ड को भी पाया। ग्रीन राउंड और ग्रीन रिंकल्ड को पाया। अब यहाँ देखना है कि यह कितने रेशियो में मिला। दरअसल इन्हीं को मिला करके हम कहते हैं फिनोटिपिक रेशियो। इसे क्या कहते हैं, फिनोटिपिक रेशियो कहते हैं। जो फिनोटिपिक रेशियो मिला इसमें उन्हें 9:3:3:1 का रेशियो मिला। कितना मिला, 9:3:3:1 का रेशियो मिला। इसका मतलब यह है कि इसमें इन्होंने येलो राउंड की जो संख्या है, या जो राउंड येलो की संख्या है, जो राउंड येलो की संख्या है वो कितना है, 9 है। जो राउंड ग्रीन है वो कितना है, 3 है। जो रिंकल्ड येलो है वो कितना है, 3 है। और जो रिंकल्ड ग्रीन है वो कितना है, 1 है। ये देखिए, ये है इसका फिनोटाइप रेशियो। और आपसे हमेशा प्रश्न पूछता है कि मेंडल का जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है उसमें जो फिनोटाइप रेशियो कितना होता है, तो आप बताएंगे 9:3:3:1 का रेशियो होता है। अब देखिए राउंड कहाँ कहाँ है। राउंड जहाँ जहाँ कैपिटल R और कैपिटल Y होगा वो राउंड आपका येलो होगा। तो ये क्या है, राउंड येलो। 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 तो 1 2 3 4 5, ये कैसा है, राउंड येलो। 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 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आपके क्या मिले, राउंड और येलो मिल गए। राउंड और ग्रीन चाहिए। राउंड और ग्रीन का मतलब है कि आपके पास राउंड R, ग्रीन, ग्रीन कैसा होगा, स्मॉल y। जहाँ जहाँ कैपिटल R और स्मॉल y होगा वो कैसा होगा, राउंड और ग्रीन होगा। तो देखिए कैपिटल Y स्मॉल y, राउंड ग्रीन। और कहाँ है, कैपिटल R स्मॉल y, राउंड ग्रीन। और कहाँ है, कैपिटल R स्मॉल y,
राउंड ग्रीन, कितना हो गया? 3 हो गया। और क्या बचा आपके पास? आपके बचा रिंकल्ड येलो। रिंकल्ड येलो का मतलब है कि स्मॉल आर से आपने रिंकल को डिनोट किया है और येलो को आपने कहा है कैपिटल वाई से। तो अब देखिए स्मॉल आर कैपिटल वाई कहाँ है? स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक, स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक, स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो कैसा हो गया भैया? ये हो गया रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो, नहीं सॉरी ग्रीन, रिंकल्ड नहीं, रिंकल्ड येलो है। तो ये हो गया रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो। ये क्या हो गया? रिंकल्ड येलो हो गया। और आपके पास एक क्या बचा है? रिंकल्ड ग्रीन। तो रिंकल्ड ग्रीन का मतलब है रिंकल्ड स्मॉल आर, ग्रीन का मतलब स्मॉल वाई। ये क्या हो गया? रिंकल्ड ग्रीन हो गया। तो इस तरीके से आपका फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो गया? पूरा हो गया। और यहाँ समझते हैं मेंडल ने अपने इसी एक्सपेरिमेंट में जीनोटाइप रेशियो को किस तरीके से दिखाया है। तो जीनोटाइप रेशियो कितना भैया? जीनोटाइप रेशियो है 122, 412, 121, यही है शायद, मुझे लगता है, ठीक। 122, 412, 121, इसे हम इस तरीके से देखते हैं 1:2, रेशियो 2, रेशियो 4, रेशियो 1, रेशियो 2, रेशियो 1, रेशियो 2, रेशियो 1। 122, 412, 121, ठीक है। और इस जीनोटाइपिक रेशियो में क्या है उसे हम दिखाते हैं। हमने कहा कि एक तो है कैपिटल आर, एक है कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। दो हैं कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, सॉरी कैपिटल वाई। दो हैं कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। चार है कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। एक है स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। दो हैं कैपिटल आर और यहाँ पर हैं आपके स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। नहीं सॉरी, ये जो दो हैं ये हैं स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। ये है कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। ये है कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। ये है स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। ये है जीनोटाइपिक रेशियो। इसे आप नोट कर लेंगे अपने जानकारी के लिए। तो दोस्तों इस तरीके से मेंडल का जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, इस तरीके से इसका पूरी तरीके से पोस्टमार्टम हो चुका है। दोस्तों ये लंबा थोड़ा से ज़रूर था, लेकिन हमने इसे बेहतर तरीके से आप तक इसे पहुंचाने का पूरा प्रयास किया हूं। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में। कुछ मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस के कुछ एक्सेप्शन हैं, हम उस एक्सेप्शन के बारे में आपसे डिस्कशन करते हैं।